विशाल बहुत छोटा था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा गोविंद ने ही उसकी परवरिश की थी। गोविंद ने कभी भी विशाल और अपने बेटे अर्जुन में फर्क नहीं रखा, पर विशाल की चाची अनुपमा विशाल को जरा भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से अनुपमा विशाल को कभी भी अपने घर से निकाल नहीं पाती। समय के साथ विशाल और अर्जुन दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों की ही शादी हो जाती है। क्या माँ जी, मैं जब से आई हूँ तब से मुझे इस कल्लू का चेहरा देखना पड़ रहा है। आपको अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ नहीं करवानी चाहिए थी। अरे परी बहू, तुझे कितनी बार बोला है कि ये हमारी कुछ भी नहीं लगती। इसे मेरा बहू बेटा मत कहा कर। ये मेरा भतीजा है जो कि अपने माँ बाप को खा गया है और अब मेरी खुशी खाने के लिए बैठा है। इस तरह से अनुपमा अपनी बहू के साथ मिलकर विशाल और उसकी काली बीवी का मजाक उड़ाती है। ये सब देखकर गौरी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अनुपमा से कहती है, चाची जी, आप विशाल जी से प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, पर विशाल जी और मैं आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। जब से विशाल जी ने होश संभाला है, उन्होंने आपको ही देखा है। आप ही उनके लिए माँ हो और पूरी दुनिया भी। और जिसने मेरे पति की परवरिश करी है वही मेरा भगवान है। बड़े बड़े डायलॉग तो हर कोई मार लेता है। अगर तुम इतनी महान हो तो अपने पति को लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती? आखिर कब तक मेरे सास ससुर तुम्हारे पति का और तुम्हारा खर्चा उठाएंगे? भगवान ने जैसा काला रंग दिया वैसा दिल भी तुम्हारा काला का काला ही है। और नाम रख दिया है गौरी। हाँ, नाम गौरी रखने से कोई दिल का गोरा नहीं हो जाता, समझी? परी की ऐसी बातें सुनकर गौरी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अपनी बीवी को बेइज्जत होता देख अब विशाल से भी नहीं रहा जाता और वो गौरी को अंदर ले जाता है। ये देख अनुपमा परी से कहती है, देखा बहू, अभी वो काली कितने बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी और वो जो विशाल है वो तो बचपन से ही मेरी छाती पर बैठकर मूंग दल रहा है। ना जाने कब मेरा पीछा छूटेगा इनसे। अगर गोविंद जी ना होते तो इन दोनों पति पत्नी को कब का धक्का मार के निकाल देती। जहाँ अनुपमा और परी गौरी के रंग का और विशाल का मजाक बना रही होती हैं, तो वहीं अंदर विशाल गौरी के आंसू पोंछ रहा होता है और उसे दिलासा दे रहा होता है। गौरी, तुम चाची की बातों को दिल पर मत लेना। चाची की तो शुरू से ही आदत है। चाचा जी हमें करते हैं ना प्यार। जब तक चाचा जी हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। विशाल जी, आखिर आपसे और मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो अब तक हम चाची जी के दिल में जगह नहीं बना पाए? इस तरह से गौरी और विशाल घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, पर वो दोनों गोविंद को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में उनकी वजह से कलेश हो। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से गोविंद की मृत्यु हो जाती है और इन सब का दोषी अनुपमा गौरी को ठहराती है। इस लड़की की वजह से मेरी पति की मौत हो गई। जैसे इसका रंग है काला, वैसे ही काली रात लेकर आई थी हमारे जीवन में ये। और अब ना जाने हमारे जीवन में कब सवेरा होगा। अरे कलमुही नास पीटी कहीं की, मेरे पति को तो खा ही गई। अब कम से कम हमारे ऊपर से अपना ये काला ग्रहण तो हटा दे। अपनी चाची सास के इतने ताने सुनने के बाद भी गौरी पलटकर कोई जवाब नहीं देती और समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द अनुपमा को पता चलता है कि उसकी बहू परी माँ बनने वाली है। जैसे ही अनुपमा को पता चलता है कि परी माँ बनने वाली है, वो गौरी से कहती है, तू तो हमारा पीछा छोड़ने से रही और छोड़ेगी भी क्यों? आखिर तेरे स्वर्गवासी ससुर ने मेरे पति की थोड़ी सी मदद जो की थी, उसी का एहसान तो आज तक मेरे पति चुकाते आ रहे हैं। और ना जाने कब तक तुझसे और तेरे पति से छुटकारा मिलेगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तुम दोनों यहाँ से चली नहीं जाते तब तक तू मेरी बहू के सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाची जी, हम सब एक साथ एक घर में रहते, फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अगर कल को परी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो इसीलिए मेरा परी के साथ होना जरूरी है। देख कल्लो, मैं तो नहीं चाहती कि तू मेरे बहू के सामने आए। और अगर मेरी बहू हर समय तुझे ही देखती रहेगी ना, तो मेरी बहू का भी बच्चा काला पैदा होगा। और वैसे भी खुद तो तू कभी माँ बन पाई नहीं, इसलिए तू चाहती भी नहीं है कि मेरी बहू का बच्चा स्वस्थ पैदा हो। मैं तेरी चाल अच्छे से समझ रही हूँ, इसीलिए तू मेरी बहू से दूर रहना। अनुपमा के कहने पर गौरी परी के सामने नहीं जाती। इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं और परी बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जो कि परी को लड़का होता है।
इसलिए वो छठ पूजा करने के बारे में सोचती है। तो वहीं दूसरी ओर गौरी को किसी के जरिए पता चलता है कि अगर छठ पूजा की जाए और मन्नत मांगी जाए तो छठ मैया हर किसी की कामना को पूरी करती है। गोरी बेटा, देखना छठ मैया का व्रत करते ही तुम्हारे गोद जरूर भरेगी और तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा है आंटी जी तो मैं भी इस साल छठ मैया का व्रत करूंगी और पूरी श्रद्धा से करूंगी। छठ मैया को मेरी विनती सुननी ही होगी। अब गौरी और परी दोनों ही छठ मैया का उपवास रखती हैं, पर छठ का व्रत इतना कठिन होता है कि परी इस व्रत को नहीं रख पाती। और जब वो घाट में सूर्य देव को अर्घ देने जैसे ही घाट में अपना पहला कदम रखती है, तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और उसका पैर फिसल जाता है और वो घाट पर गिर जाती है। पर ये सब कुछ गौरी देख लेती है और वो बिना अपनी जान की परवाह किए परी की जान बचाने के लिए घाट में कूद जाती है। और कुछ देर बाद गौरी परी के साथ घाट से बाहर आती है। गौरी, ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा व्रत है और तुम्हें तैरना नहीं आता। फिर क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी को बचाने के लिए घाट में जाने की? और भी तो यहाँ लोग थे, भैया भी तो थे। मैं जानती हूँ विशाल जी, यहाँ बहुत लोग थे। वहाँ किसी को नहीं पता था कि परी भाभी डूब रही है। पर ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है कि मैंने उन्हें बचा लिया। गौरी, हमने हमेशा तुम्हारे रंग का मजाक बनाया, विशाल को बहुत बोझ समझा, तुम्हारे और विशाल जी के साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। बिना अपनी जान की परवाह किए मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ गौरी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। मुझे माफ कर दे, आज तेरी वजह से मेरी बहू की जान बच पाई है। अगर तू ना होती तो शायद मेरा पोता अनाथ हो जाता। अपनी चाची को माफ कर दे। माफी मांगकर मुझे छोटा मत करिए चाची। मैं और विशाल जी तो हमेशा से बस यही चाहते थे कि आप हमें दिल से अपना लीजिए। आप हमें दिल से अपना लेंगी, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर परी और अनुपमा की आंखें खुल जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों गौरी और विशाल को दिल से अपना लेती हैं और सब एक साथ मिलकर छठ मैया के इस पर्व को एक साथ मनाते हैं। और बहुत जल्द गौरी को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है, जिसके बाद उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। एक छोटे से गांव में कोमल, दिशा और पूजा नाम की 3 बहन रहा करती थी। उन तीनों ही बहन को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसलिए वो गांव की औरतों और लड़कियों का मेकअप किया करती और इसी तरह से वो तीनों कुछ पैसे भी कमा लिया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर अपने घर जाती है, जहां उसके पिता उन तीनों से बोलते हैं, आ गई मेरी तीनों बेटियां दुल्हन को सजाकर। हाँ पिताजी। चलो अच्छा है। वैसे मेरे पास तुम तीनों के लिए एक खुशखबरी है। वो क्या पिताजी? जिस तरह से आज तुम तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर आई हो, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द तुम तीनों बहन भी दुल्हन बनने वाली हो। शहर से तुम तीनों बहनों के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। अपनी शादी की बात सुनकर पूजा अपने पिता से बोलती है, पिताजी, क्या आपने हमारे ससुराल वालों से बात की कि शादी के बाद हम तीनों बहन अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चला पाएंगे क्या? पूजा की बात सुनकर पूजा के पिताजी उससे झूठ बोल देते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। अब इस तरह से बहुत जल्द उन तीनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है, लेकिन उन तीनों की सास कमला थोड़ी सी खड़ूस होती है, तो वहीं उन तीनों के पति रवि, विनोद और नील उन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन तीनों के पति उनसे उखड़े रहते हैं और वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही एक दिन, दीदी, पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद हमारे ससुराल वाले हमें अपना खुद का एक छोटा सा पार्लर चलाने देंगे, लेकिन हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और हमारे पतियों में से तो हम में से सही से बात भी नहीं की, और माँ जी हमें हर छोटी गलती के लिए डांटती रहती हैं। पूजा तो बिल्कुल ठीक कह रही है।
और मेरा तो मेकअप करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे हाथों में तो खुजली हो रही है कि अब मैं किसी को सजाऊं। तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। जब से हम तीनों इस घर में बहू बनकर आई है ना, तब से हमने एक भी बार किसी का मेकअप नहीं किया। मैं एक बार माँ जी से बात करके देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी जितना ऊपर से सख्त दिखाई देती है ना, अंदर से उतनी ही नरम है। कोमल हिम्मत करके अपनी सास कमला के पास जाकर बात करती है। माँ जी, हम तीनों को मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, और माँ जी हम तीनों बहनों का गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी था। हाँ बहू, मैं सब जानती हूँ कि किस तरह से तुम तीनों बहन गांव में रहकर लोगों के मुंह पर मेकअप थोपा करती थी। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो माँ जी, पिताजी बता रहे थे कि आप लोगों को हम तीनों बहनों के पार्लर दोबारा शुरू करने से कोई ऐतराज नहीं है। तो माँ जी, मैं आपसे यही पूछने आई थी कि अगर हम तीनों बहनें एक छोटा सा पार्लर खोल लें तो? अगर तुम तीनों के पास इतने पैसे हैं तो तुम तीनों अपना छोटा सा पार्लर खोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब से मैंने उन तीनों की शादी करवाई है, उन तीनों ने खर्चा देना बंद कर दिया है। कमला की ये बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर अपनी दोनों बहनों को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों बहन अपना ब्यूटी पार्लर चलाने का सपना छोड़ देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन तीनों के पति दूसरी शादी करके अपनी बीवी के साथ घर आ जाते हैं। ये देखकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने तीनों बेटों से बोलती है, अरे कल मुँहो, ये क्या किया तुम तीनों ने? तुम तीनों पहले से ही शादीशुदा और तुम तीनों ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी इन बहुओं का क्या होगा? माँ, आप अपनी इन तीनों बहू को संभालो, क्योंकि हम तीनों इन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हम अपनी दूसरी बीवी से प्यार करते हैं, परंतु मजबूरी में आकर हमने ये शादी की, क्योंकि अगर हम ये शादी नहीं करते तो आप हमें इस घर से निकाल देती। परंतु शादी होने के बाद ये घर पूरी तरह से हमारे नाम है, इसीलिए अब आप इन तीनों बहू के साथ हमारे घर से निकल जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये घर माँ जी का है और आप माँ जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम तीनों को भी इस घर से निकाल रहे हैं। अब तुम तीनों बहू अपनी सास को संभालो। इस तरह से कमला के तीनों बेटे अपनी माँ और अपनी पहली पत्नियों को घर से निकाल देते हैं। ये सब देखकर कमला खुद को कोसने लगती है और दिशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप खुद को क्यों कोस रही हैं? आपने तो इन तीनों के लिए पता नहीं क्या क्या किया, परंतु आपके तीनों बेटे ही तो निकम्मे निकले ना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों बहुएं हैं ना आपके साथ। हम तीनों बहनों को ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। अगर आप हमें इजाजत दें तो क्या हम हमारे सारे गहने बेचकर खुद का एक छोटा सा पार्लर खोल सकते हैं, ताकि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को चला सकें। इस बार कमला कोमल को मना नहीं कर पाती, जिसके बाद कमला खुद अपने सारे गहने कोमल के हाथ में थमा देती है और कोमल सारे गहने ले जाकर बेच देती है और उनसे मिले पैसों से पार्लर की कुछ जरूरी सामान खरीद लेती है। अब वो तीनों सास बहू किराए पर एक छोटा सा पार्लर ले लेती हैं और उसी में रहकर अपना पार्लर का काम करती है। कुछ दिनों बाद पार्लर में निशा आंटी आती हैं। अरे कमला बहन, तू यहाँ, वो भी अपनी तीनों बहुओं के साथ? हाँ बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, किस्मत की कैसी मार पड़ी है हम सास बहुओं के ऊपर। इतना बोलकर कमला अपना सारा दुख निशा को बताती है और उससे बोलती है, खैर निशा, तू मेरी छोड़, तू अपनी बता यहाँ कैसे? अरे मेरी भतीजी की शादी है और तू तो जानती है कि मोहल्ले में एक भी ढंग का पार्लर नहीं। मैंने ये नया पार्लर देखा तो सोचा क्यों ना एक बार इस पार्लर में जाया जाए। अरे तो फिक्र क्यों कर रही है, तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी तीनों बहुओं को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। इस तरह से कमला की तीनों बहू निशा आंटी का मेकअप करती है और वो तीनों बहू को मेकअप करने का 5,000 देकर चली जाती है। अब इसी तरह से एक एक करके उनके दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और कमला की तीनों बहू का पार्लर 3 बहुओं के नाम से फेमस हो जाता है और इसी तरह से वो तीनों काफी अच्छी कमाई करने लगती है। एक दिन कमला के तीनों बेटे आते हैं और हाथ जोड़कर अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए उनसे बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमने आप चारों को आपके ही घर से निकाल दिया और इसकी सजा हमें ऐसे मिली है कि हमारी बीवियों ने हमें तब अकेला छोड़ दिया जब हमारा सब कुछ लुट गया और हमें नौकरी से निकाल दिया गया। बेटा, ये तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है तुम्हें, अभी तो ये शुरुआत है बस। माँ,
हम जानते हैं दिशा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो आज हम तीनों भाई यहाँ आकर आप चारों से माफी मांग रहे हैं। अब हमें आप माफ कर दो और हमारे साथ चलो। बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी, पर तुमने मेरी बहुओं का भी दिल दुखाया है, इसीलिए अब मेरी बहुओं का जो फैसला होगा वही मेरा आखिरी फैसला होगा। माँ जी हमें माफ करना, अब हम तीनों इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। इनका क्या भरोसा माँ जी, इन तीनों की जिंदगी में दोबारा से इनकी दूसरी बीवी आ गई तो ये हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे अपनी जिंदगी से। कोमल की ये बात सुनकर कमला अपने बेटों के साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद कमला की तीनों बेटे मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से कमला की तीनों बहुएं अपना ब्यूटी पार्लर का काम करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाती हैं। जादुई नारियल का पेड़। श्याम नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा और बूढ़ी माँ के साथ एक सुंदर वन नाम के गांव में रहा करता था। श्याम एक बहुत अच्छा इंसान था जो खुद से पहले दूसरों की मदद किया करता था। साथ ही अपनी रोजी रोटी और घर को चलाने के लिए श्याम नारियल पानी बेचा करता था। श्याम गरीब होने के बाद भी अपने घर वालों के साथ खुश रहता था। ऐसे ही एक दिन श्याम रोज की तरह तैयार होकर अपने ठेले पर नारियल रखता है और उन नारियल पानी को बेचने के लिए निकल जाता है और अपने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए श्याम आवाज लगाते हुए बोलता है, नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाले, नारियल पानी के लिए ताजा ताजा नारियल पानी पी लीजिए। श्याम की आवाज सुनकर श्याम के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये सब उसके सामने बेच रहा पानी वाला उसको देखकर मन ही मन जलने लगता है और खुद से बोलता है, मैं यहाँ इतने सालों से ठंडा ठंडा पानी बेच रहा हूँ, पर फिर भी लोगों की भीड़ उस नारियल पानी वाले के पास ही रहती है। इस नारियल पानी वाले का कुछ तो करना पड़ेगा। पानी वाला ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आता है और उससे बोलता है, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज तुम मुझ गरीब की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अरे तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरूंगा। जाओ यहाँ से। तुम भिखारी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बेटा, कम से कम पानी तो पिला दो। अरे बोला ना मैंने, तुम भिखारी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं और जाके भीख मांगो। ये बोलकर पानी वाला उस भिखारी को वहां से भगा देता है और श्याम के पास जैसे ही भीड़ कम होती है वो खाने को बैठ जाता है। श्याम को खाना खाते देखकर वो भिखारी उसको देखने लगता है। उस भिखारी को देखकर श्याम अपना खाना लेकर भिखारी के पास जाता है और उसे बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी खाना खाना है क्या? अब हाँ बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। श्याम भिखारी की बात सुनकर अपना खाना उस भिखारी को दे देता है और अपने बचे हुए नारियल पानी का ठेला लेकर घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसके बचे हुए नारियल पानी भी बिक जाते हैं और रात को अपना ठेला लेकर श्याम घर पहुंचता है, जहां वो निशा से कहता है, निशा, जल्दी से कुछ खाने को दे दो जब तक मैं माँ के पास बैठा हूँ। आज आपको खाने की इतनी जल्दी क्यों है? निशा के पूछने पर श्याम निशा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो उस बूढ़े भिखारी की मदद की। अच्छा, आप माँ जी से बात करो, जब तक मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना देती हूँ। ये बोलकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है और श्याम अपनी माँ के पास बैठकर रोज की तरह अपने दिन का सारा हाल समाचार बताता है और अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ देर गपशप करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज उसके पड़ोसी के कान में जाती है और पानी वाला बाहर आकर श्याम को हंसता देखता है और उसकी हंसी देखकर पानी वाला खुद से कहता है, गरीब होने के बाद भी श्याम खुश रहता है। और तो और, अब मेरी दुकान से ज्यादा इसके ठेले पर भीड़ रहती है। क्या करूं कि इसकी हंसी आंसू में बदल जाए। ये सोचकर श्याम का पड़ोसी घर में चला जाता है और निशा श्याम के लिए खाना लेकर आती है। श्याम खाना खाकर सो जाता है
और हमेशा की तरह अपना नारियल पानी का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। और दोपहर तक उसके आधे से ज्यादा नारियल पानी खत्म हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए नारियल का पानी बेचने के लिए शाम दूसरी गली में जाता है, जहां उसके सारे नारियल पानी बिक जाते हैं। और वहां के आसपास के लोग शाम से कहते हैं, अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे यहाँ पर एक नारियल पानी दे जाया करिए। अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे घर में एक नारियल पानी दे जाया करिए। जी बहन जी, मैं अब से रोज शाम को आपके घर पर नारियल पानी दे जाया करूंगा। ये बोलकर शाम वहां से चला जाता है। घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, पर ये बात उसका पड़ोसी सुन लेता है और खुद से कहता है, मैं उसके सारे नारियल पानी और ठेले को चुरा लेता हूँ ताकि कल ये नारियल पानी ही ना बेच सके। ये बोलकर शाम का पड़ोसी उसके सारे नारियल और ठेले चुरा लेता है। अगले दिन जब शाम की आंख खुलती है तो वो अपने नारियल को ना देखकर हैरान हो जाता है और निशा को बुलाता है। निशा भी नारियल और ठेले को बाहर ना देखकर शाम से रोते हुए कहती है, आप कल ही तो नारियल लेकर आए थे और सारे नारियल चोरी हो गए। अब पैसे भी नहीं है जो आप अपना नया नारियल और ठेला खरीद सके। जो होना था वो हो गया निशा, तुम चिंता मत करो। मैं आज बाहर जाकर दूसरा काम देख लेता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ये बोलकर शाम अपने जेब में कुछ पैसे लेकर काम की तलाश में निकल जाता है और पूरे दिन काम देखता है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता। शाम को काम की तलाश में भटकता देख पानी वाला बहुत खुश होता है और शाम अपने पड़ोसी के पास जाकर एक पानी की बोतल लेकर एक जगह बैठ जाता है। और एक बार फिर से वो बूढ़ा भिखारी वहां पर आ जाता है और शाम के पड़ोसी से पानी मांगने लगता है, पर पानी वाला उसको पानी देने से मना कर देता है और बूढ़ा भिखारी वहां से जाने लगता है। पर तभी शाम उसको रोक लेता है और खुद पानी ना पीकर उस भिखारी को दे देता है, जिसके बाद वो भिखारी शाम को एक नारियल का पौधा देता है। पर शाम भिखारी से कहता है, अरे बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ये पौधा नहीं ले सकता। अरे बेटा, तुमने मुझ गरीब की प्यास खत्म की है, इसीलिए तुम मुझे कुछ मत दो। ये पौधा रख लो, ये पौधा रातों रात बड़ा हो जाता है। ये जादुई नारियल का पेड़ है। ये बोलकर भिखारी वहां से चला जाता है और शाम उस पौधे को लेकर घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो नारियल का पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसमें बहुत सारे नारियल हैं। और शाम के बोलने पर वो पेड़ अपने आप शाम को इतने सारे नारियल उसके ठेले पर सजा देता है। ये सब शाम और उसका परिवार देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही उसका पड़ोसी भी हैरान हो जाता है और वो शाम के पास आकर बोलता है, अरे जादुई नारियल का पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला? अपने पड़ोसी के पूछने पर शाम उसको उस पेड़ के बारे में बताता है। ये सब जानकर पानी वाले को पता चल जाता है कि शाम गरीब होकर भी क्यों खुश होता है और वो अमीर होकर भी क्यों दुखी है। जिसके बाद शाम का पड़ोसी उससे माफी मांगते हुए उसको सारा सच बता देता है और शाम से कहता है, मुझे माफ करना श्याम भाई, मैंने जलन में आकर ये सब किया, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। अपने पड़ोसी को माफी मांगता देखकर शाम उसको माफ कर देता है और उसका पड़ोसी भी शाम के प्रति अपनी घृणा खत्म कर लेता है